आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डी ब्रोगली ने अपनी बात सही साबित कर दी। डी ब्रोगली के बाद डेविस जर्मर के थ्रू प्रूफ कर दिया और जीपी थॉमसन ने भी प्रूफ करी सर। बिल्कुल। तो डी ब्रोगली जब सही साबित हो गए तो उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट की अधूरी बातों को भी पूरा करना चालू कर दिया। और डी ब्रोगली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट को कंप्लीट करके दिया, जो बोर का पोस्टुलेट था, नील्स बोर का। नील्स बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे और वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। फिक्स ऑर्बिट में उनकी एनर्जी फिक्स होती है, वो रेडिएट नहीं करती एनर्जी, ऐसा नहीं होता, और केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। और जब नील्स बोर से पूछा गया कि सर ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, इंट्यूशन, बस नहीं पोस्टुलेट, तभी तो पोस्टुलेट कहा गया होता है। तो उसी पोस्टुलेट को किन्होंने क्लियर करके दिया, डी ब्रोगली ने। और डी ब्रोगली ने बहुत ही कम स्टेप में, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स में उसको क्लियर करके दे दिया। तो क्या कहा डी ब्रोगली ने, हम उसको देखते हैं। पहले तो इस स्टेटमेंट जो लिखे हैं उसको पढ़ते हैं, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव सपोर्ट द बोर कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू इट, क्योंकि बोर पोस्टुलेट में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, और एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही। स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे तभी तो एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स आर दोज हुज सर्कमफेरेंस इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। ये कहा गया था। और बोर पोस्टुलेट को, यही तो बोर पोस्टुलेट है, इसी को तो उन्होंने प्रूव करके दिया था। तो क्या है ये पोस्टुलेट, उसको हम देखते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट देखें। डी ब्रोगली ने केवल दो स्टेटमेंट लिए। पहला उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में स्टेशनरी वेव की फॉर्म में होंगे। स्टेशनरी वेव क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड हो, लाइक अ वाइब्रेशन स्ट्रिंग। हाँ, वाइब्रेशन स्ट्रिंग। जैसे एक स्ट्रिंग को, एक रस्सी को आप पकड़े, इधर पकड़ के इधर से झटका देते हैं तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइट फिक्स है, मतलब यहां से आके इधर गया, फिर वापस यहीं फिनिश करेगा। स्टेशनरी वेव। और अगर ऐसा है तो एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तभी तो मैक्सवेल ने कहा था ना कि भाई वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी लॉस करते हुए कूद क्यों नहीं जाता न्यूक्लियस में कूद क्यों नहीं जाता, बट ऐसा नहीं होता। इट मींस स्टेशनरी वेव। तो बात सही लगने लगी। बिल्कुल सर, स्टेशनरी वेव से स्टेशनरी ऑर्बिट्स का जो कंसेप्ट है वो सही लगने लग गया। फिर सेकंड थिंग उन्होंने बोली डी ब्रोगली ने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में होंगे जिन ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल हो। सर बताएंगे इस पॉइंट को? यस सर। तो देखिए सर, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू रीअरेंजिंग की हमने अकॉर्डिंग टू सर्कमफेरेंस की बात करें। यस सर, ये लिख रहा है कि वो सर्कमफेरेंस is the integer multiple of the d Broglie wavelength, whose circumference मतलब 2πr बिल्कुल is the integer multiple of d Broglie wavelength। h upon mv को बोलते हैं d Broglie wavelength लैम्डा, उसके इंटीजर मल्टीपल में होनी चाहिए। इसका मतलब ये, यदि सर यदि n की वैल्यू 5 ले लूं यहाँ पे 5, तो सर्कमफेरेंस में 5 into लैम्डा, 5 लैम्डा मतलब 2πrn equals to 5 लैम्डा। अगर थर्ड ऑर्बिट हो तो 3 लैम्डा हो जाएगी। तो ये n बराबर 5 का शो करेगा, इसलिए इसका मतलब 5 लैम्डा, 5 वेवलेंथ होनी चाहिए, 5 लैम्डा होनी चाहिए। तो देखिए सर 1 बिल्कुल 2 3 4 और ये 5 मतलब 5 वेवलेंथ है। अगर इस फिफ्थ ऑर्बिट की बात करें तो 6 की बात करें तो सर 6 होना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। मतलब डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन ऑर्बिट में होंगे जिन ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल के हो। तो क्या कहता है कंसेप्ट हमारा कि सर्कमफेरेंस क्या लिखते हैं, 2πrn इक्वल्स टू n लैम्डा। यहां पर लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं 2πrn इक्वल्स टू n लैम्डा क्या लिखूंगा, h बाय mv, और mv को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या लिखूंगा, mv इक्वल्स टू n h बाय 2π। अरे यही तो प्रूफ करके देना था। यही बोर का पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h बाय 2π। ये लिखा बिल्कुल साफ से बताया, h बाय 2π। बहुत सही, बिल्कुल सर। केवल दो स्टेटमेंट से उसको क्लियर करके इन्होंने दे दिया। आई थिंक यहाँ तक स्टूडेंट्स को बात समझ में। और सर ये तो बच्चों को याद है, केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं, r कितना होता है 0.529 into n² एंगस्ट्रॉम, और ये z आपका एटॉमिक नंबर n क्या है, ऑर्बिट नंबर, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़े। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्म के ऊपर। तो देखो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम है, उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अभी हमने जो पढ़ा है बोर क्वांटाइजेशन, उससे हमने देखा है कि लैम्डा 2πr इज इक्वल टू होता है n लैम्डा। बिल्कुल ठीक है सर।
और पूछा क्या है सर, कौन से फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब n बराबर 2, सॉरी सर, n बराबर 2, तो यहाँ पे n बराबर 2 रख दो सर, 2 पाई r इक्वल टू होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर, बिल्कुल 2 स्क्वायर जेड की जगह 1 हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 2 और लैम्डा हमको निकालना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया सर, तो यहां से लैम्डा n आ गया अपने पास 0.529 इंटू 2 स्क्वायर। क्या बच्चों यही आएगा क्या लैम्डा की वैल्यू, और जिसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसके लिए पाई भी है तो हाँ सॉरी सर पाई भी है क्या, हाँ बिल्कुल सर पाई भी है, तो इसके लिए अप्रोक्सीमेटली आती है 6.64 एंगस्ट्रॉम के आसपास। यस ओके सर, ये आपने लैम्डा कैलकुलेट किया, जहां पर आर की वैल्यू क्या लिखी थी सर, 0. बता दें आर की वैल्यू, यहाँ पे आर का फॉर्मूला होता है बच्चों 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, एन क्या कौन से ऑर्बिट में वो चल रहा है और जेड क्या एटॉमिक नंबर। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मतलब n इक्वल टू 2 है, आपने हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड इक्वल टू 1। ये तो सर एक तरीका हो गया, क्या इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को सर? तो एक बार देखिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमने देखा ये स्टूडेंट्स को बहुत ही इजीली समझ में आया होगा, पर एक और तरीका है, इससे भी और थोड़ा शॉर्ट हो जाए वो, देखें। यस सर, तो हम उसको डी ब्रोगली के पोस्टुलेट से उसको लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। हमें इसी क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बात की जा रही है, और क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो क्या लिखते हैं, लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या होती है वो 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ओवर वी, और ये वैल्यू रहेगी एंगस्ट्रॉम, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन से एटम की बात कर रही है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की एनर्जी स्टेट हम जानते हैं, जैसे अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स को पता भी होगा, नहीं पता तो ध्यान रखें, अलग अलग अगर हम यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं, जैसे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यही ना। अच्छा, इस एनर्जी लेवल्स को अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो मैं n इक्वल्स टू 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी लेवल्स स्टूडेंट्स को पता होते हैं, केमिस्ट्री पढ़े हो तो पता है, और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, En इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को पता है। तो कौन सी स्टेट बोली थी आपको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2, कितनी एनर्जी दे रखी है, -3.4, तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है -3.4, एनर्जी दे रखी, सॉरी, तो कितना लेंगे, पोटेंशियल 3.4, पोटेंशियल 3.4, तो लैम्डा ई कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 12.27 डिवाइड बाय √3.4, और इसको कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा, 6.67 एंगस्ट्रॉम, ऑलमोस्ट यही आना है। तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस पता होने, दोनों तरह के मेथड पता होना चाहिए। आप चाहे उससे भी कर सकते हो और आप चाहे इससे भी कर सकते हो। एक तरीका तो क्या था 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, आप इस तरीके से भी लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, और यदि हाइड्रोजन लाइक एटम दिया हो तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी, जैसे सर ने बताया सेकंड मेथड, जो कि बहुत ही इजी मेथड था, आपको मेथड भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी काफी काम आने वाली है फॉर्म, और आपने आगे पढ़ा भी है केमिस्ट्री में इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इज लैम्डा। वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तो सर्कमफेरेंस क्या होगी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला है, अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी हमें सर्कमफेरेंस पूछिए। सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई r, थर्ड ऑर्बिट है ना, r3 कर लो, यस सर, इक्वल्स टू n लैम्डा करते हैं, हां यस सर, n इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, ये हो गया। तो थर्ड ऑर्बिट में 3 लैम्डा, बिल्कुल, बस। सेकंड ऑर्बिट होता तो 2 लैम्डा, फिफ्थ ऑर्बिट होता तो 5 लैम्डा, बस ये था हमारे पास। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिल्कुल, तो बेटा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइजेनबर्ग, जो कि आपने केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो एक बार इसको फिर से फिजिक्स में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताने से पहले मैं थोड़ा आपका बेसिक जा रहा हूं क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने एक बात पढ़ी होगी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में यदि आपको इनिशियल पोजीशन पता हो किसी पार्टिकल की, तो आप उसका फ्यूचर या उसकी फाइनल पोजीशन कितने भी टाइम बाद बता सकते हो, ठीक है, यदि इनिशियल पॉइंट पोजीशन पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यदि एग्जांपल लेके बताऊं को कि मान लीजिए एक पार्टिकल है,
इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस पार्टिकल मान लीजिए मास है 10 ग्राम या 100 ग्राम है, ये मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन दे दी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 सेकंड बाद इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्या हम निकाल सकते हैं सर? 5 सेकंड बाद कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, निकाल सकते हैं क्या? तो यदि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यदि किसी पार्टिकल की हमको इनिशियल पोजीशन पता हो या उसकी इनिशियल पिक्चर पता हो तो उसकी फाइनल पिक्चर या उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। बट यदि मैं क्वांटम मैकेनिक्स में जाऊं, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग a particle is represented by a wave group so it cannot be localized। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलती है, क्वांटम मतलब छोटी दुनिया में चलेगा, एटम की दुनिया, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्वांटम दुनिया में आते हैं अपन। तो क्वांटम दुनिया में डी ब्रोगली ने हमको बताया कि इस दुनिया में जो भी चीज होगी उसके दो नेचर होंगे, एक होगा वेव नेचर और एक होगा पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर का पोजीशन निकालना और मोमेंटम निकालना तो इजी होता है, पार्टिकल की पोजीशन निकालना इजी होता है, उसका मोमेंटम निकालना भी इजी होता है। लेकिन यदि वो वेव की फॉर्म में हो तो वेव इज लाइक अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस की तरह, और उस वेव के अंदर वो कहां होगा पार्टिकल, वो ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा, ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है इन क्वांटम थ्योरी या इन क्वांटम फिजिक्स। तो डी ब्रोगली ने बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को डेविसन जर्मन ने प्रूफ किया था। उन्होंने ये बताया था, डेविसन जर्मन ने, कि इलेक्ट्रॉन के पास वाकई में वेव कैरेक्टर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के पास वेव कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चलता है, तो उस वेव में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को या उसके मोमेंटम को लोकेट करना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर। If we do not exactly know the position of a quantum particle, we cannot predict its future। हमें पोजीशन ही नहीं पता ना कि वो कहाँ है, क्योंकि वेव के अंदर, ये वेव है सर, मान ली मैंने वेव करी, अब मुझे ये यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन, हमको दिखता तो है नहीं इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। अब यदि मुझे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल इस वेव के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हम पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, नहीं। क्या उसका मोमेंटम लोकेट कर सकते हैं क्या? तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स यदि इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चल रहा है, यदि हमको उसकी इनिशियल पोजीशन ही नहीं पता हो तो हम उसका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू नो the exact position and exact momentum of quantum particle at the same time। एक ही समय में आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली कैलकुलेट या उसको मेजर नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। बस क्लासिकल मैकेनिक्स में हमको यदि इनिशियल सब दिया गया तो हमको फ्यूचर प्रेडिक्ट मैक्रोस्कोपिक के लिए कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल करेक्ट। वो सर्टेनिटी प्रिंसिपल था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। बिल्कुल सर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, वेदर इट इज लिमिटेशन ऑफ नेचर इटसेल्फ। क्या कहता है कि आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम में चेंज को फाइनाइट होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट फाइनाइट होना है। डेल एक्स इंटू डेल पी का जो प्रोडक्ट है वो फाइनाइट होना चाहिए, h by 4 पाई के इंटीजर मल्टीपल के या तो ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक सर, यही ना? यहाँ पे डेल्टा एक्स शो करता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी शो करता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का कभी भी मल्टीप्लाई निकालेंगे तो ये कंफर्म है कि उसके अंदर जो लिमिट है, ये लिखा हुआ है नॉट द लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। नेचर ने बोला है कि यदि आप डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट निकालोगे फॉर क्वांटम या सब एटॉमिक पार्टिकल तो उसमें इतनी एरर तो आएगी ही आएगी, h/4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा। तो यहां से लिखा हुआ, यहां से यदि मैं बताऊं, यदि डेल्टा एक्स को मैं 0 मान लू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सर डेल्टा एक्स को 0 लेंगे तो डेल्टा एक्स 0 होगा तो 0 का डिवाइड इधर करेंगे तो डेल्टा पे कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है यदि आप पोजीशन को लोकेट करने जा रहे हो, डेल्टा एक्स बहुत 0 है, पोजीशन बहुत 0 मतलब बहुत 0 कर दिया, मतलब आपका वेव पैकेट बहुत छोटा बन गया, तो डेल्टा एक्स 0 का तो डेल्टा पी इनफाइनाइट, मतलब पोजीशन को लोकेट करने जाओगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग का वायलेशन हो गया, जो कि वायलेशन हो गया। और यदि मोमेंटम यदि डेल्टा पी टेंडिंग टू 0 हो जाए तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यदि मोमेंटम में आप सर्टेनिटी देखने जाओगे तो आपकी पोजीशन में इनफाइनाइट वेरिएशन आ जाएगा, मतलब पार्टिकल इंफिनिटी में कहीं भी होगा। लेट फॉर एग्जांपल इम्पॉसिबल। लेट फॉर एग्जांपल, इस बात को अपन एग्जांपल से देखें कि मान लीजिए मेरे पास, यदि मैं बात करूं किसी एक वेव के लिए बात करूं, कोई सी भी एक लैम्डा की बात, मान लीजिए मेरे पास मोमेंटम फिक्स है, कोई भी एक केस ले ला, लेट फर्स्ट केस, मेरे पास मोमेंटम फिक्स है किसी वेव का। यदि मोमेंटम फिक्स होगा तो क्या सर लैम्डा इक्वल टू h/p से लैम्डा भी फिक्स होगा क्या? यस सर। और ये लैम्डा फिक्स हुआ, मोमेंटम फिक्स है तो डेल्टा पी कितना होना चाहिए सर?
जीरो, जीरो, पी फिक्स है तो डेल्टा पी जीरो, और डेल्टा पी जीरो तो डेल्टा एक्स कितना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाएगा, और डेल्टा एक्स इनफाइनाइट के केस में लैम्डा की वैल्यू क्या करेगी, फिक्स। फिक्स, और फिक्स लैम्डा का मतलब क्या होता है सर, कि वो वेव पूरे यूनिवर्स में कहीं भी स्प्रेड है, इसका मतलब उसकी वैल्यू लिमिट माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट में वो वेव कहीं भी हो सकती है। मतलब पार्टिकल ढूंढने जाओ तो इन्फिनिटी तक कहीं भी ढूंढते कहीं फिरो। नहीं, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल, जबकि रियलिटी में ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतने बड़े वेव, इतने बड़े यूनिवर्स में वेव के फॉर्म में स्प्रेड ना होके वो एक पैकेट की फॉर्म में लोकलाइज्ड होता है, जो कि लास्ट पिछले पेज में लिखा हुआ है। तो रियलिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मैटर वेव होता है वो वेव की फॉर्म में नहीं होकर वो वेव पैकेट की फॉर्म में होता है, जो कि मैं यहां बना था ये वेव पैकेट, जिसमें वेव पैकेट कुछ ऐसा होता है। इसको तो हम आगे भी देखने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग जब भी कोई पार्टिकल चलता है तो वो वेव की फॉर्म में नहीं चल के वो अपने साथ क्या लेके चलता है, वेव पैकेट लेके चलता है, और उस वेव पैकेट में, इस वेव पैकेट में पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करना इजी होता है एज कंपेयर टू दिस वेव। तो यहां पे हम लोकेशन को के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मोमेंटम के बारे में हम नहीं सोच पाएंगे। ठीक सर, ठीक सर, आगे बढ़े सर। यस। तो हमने यही कहा था कि प्रोबेबल वेव्स क्या है, प्रोबेबल वेव्स। अब जैसे लास्ट डिस्कशन हुआ था हमारे सर के साथ, तो लास्ट डिस्कशन में क्या कहा गया था कि जो हाइजेनबर्ग का कंसेप्ट है डेल एक्स इंटू डेल पी शुड बी इक्वल टू मोर देन 8/4π। जैसे वो कंसेप्ट दे रखा था हमारे पास, डेल एक्स इंटू डेल पी शुड बी मोर देन इक्वल टू h/4π, राइट। तो अगर मैं यहां पे x फिक्स कर रहा हूं, मतलब डेल एक्स टेंस टू 0, जब डेल एक्स 0 हो गया तो डेल पी टेंस टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। ये ना कि ये 0 आ गया तो यहाँ डिवीजन में जाके इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब हाइजेनबर्ग को वायलेट कर रहा है। हाइजेनबर्ग की बात गलत साबित होगी, पर हाइजेनबर्ग तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैथमेटिकल प्रूफ था। इसका मतलब डी ब्रोगली गलत है। इसका मतलब तो ये हो सकता है, पर डेविड जर्मन ने तो उनको सही साबित करके दे दिया। बिल्कुल सर, डेविड जर्मन ने तो उनको सही साबित करके दे दिया। अगर मैं इसी कंसेप्ट में देखूं कि मैं मोमेंटम को फिक्स कर रहा हूं, मोमेंटम फिक्स है, मतलब डेल पी कितना हो गया, 0 हो गया। डेल पी 0 हो गया तो डेल एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब वापस हाइजेनबर्ग की बात गलत साबित हो रही है। इसका मतलब फिर हाइजेनबर्ग गलत है? नहीं, हाइजेनबर्ग गलत नहीं है। तो डी ब्रोगली का कांसेप्ट कहीं गलत लगने लग गया। डी ब्रोगली का कांसेप्ट कहीं गलत लगने लग गया, और यहां से एक नया कांसेप्ट आया जिसको बोला गया प्रोबेबल वेव्स। कौन सी वेव्स? प्रोबेबल वेव्स। तो स्लाइड देखने से पहले हम प्रोबेबल वेव्स को एक बार यहां पे ब्रीफली देख लेते हैं क्या होती है प्रोबेबल वेव। तो क्वांटाइजेशन व्यू कहता है कि किसी भी मास पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग केवल एक वेव नहीं हो सकती, एक से ज्यादा वेव हो सकती है। एक से ज्यादा वेव होनी चाहिए। तो किसी मास पार्टिकल के लिए एक वेव ये हो सकती है, यस सर। किसी उसी मास पार्टिकल के लिए दूसरी वेव ये हो सकती है, बिल्कुल सर। उसी मास पार्टिकल के लिए एक तीसरी वेव हो सकती है ये, और ये सभी वेव्स उस मास पार्टिकल के लिए क्या कहलाएगी? प्रोबेबल वेव्स। कौन सी वेव्स? प्रोबेबल वेव्स। और ये सब प्रोबेबल वेव्स आपस में मिलकर एक वेव पैकेट बनाती है। क्या बनाती है? एक वेव पैकेट। ये सभी प्रोबेबल वेव आपस में मिलकर एक वेव पैकेट बना रही है, इसे बोलते हैं वेव पैकेट। दिस इज वेव पैकेट, दिस इज वेव पैकेट। और इस वेव पैकेट के अंदर, ये वेव पैकेट आई थिंक ये येलो कलर से है तो थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ पे डार्क करता हूं। दिस इज वेव पैकेट, और इस वेव पैकेट के अंदर वो पार्टिकल पाया जाएगा। अब वो पार्टिकल कहां होगा? इस वेव पैकेट में वो पार्टिकल कहां होगा? वो पार्टिकल यहां हो सकता है, वो यहां हो सकता है, वो यहां हो सकता है, कहीं भी वो पार्टिकल पाया जा सकता है, राइट? बिल्कुल। तो पार्टिकल कहां है? तो मैं कह सकता हूं कि अगर उस पार्टिकल को आपको ढूंढना है तो वो पार्टिकल इस वेव में हो सकता है, या इस वेव में हो सकता है, इस वेव में। मतलब आपने वेवलेंथ फिक्स नहीं कर रखी, मतलब लैम्डा फिक्स नहीं है। लैम्डा फिक्स नहीं तो डेल एक्स भी लैम्डा फिक्स नहीं है, तो डेल एक्स जो हमारे पास मोमेंटम है वो भी फिक्स नहीं हुआ। लैम्डा फिक्स नहीं तो मोमेंटम भी फिक्स नहीं होगा, तो मोमेंटम फिक्स नहीं तो डेल पी नॉट टेंडिंग टू जीरो, तो ऐसा नहीं होगा। तो हाइजेनबर्ग की बात भी सही साबित होगी, और डी ब्रोगली। मैं कहता हूं कहीं भी हो सकता है पार्टिकल, कहीं भी हो सकता है। एक वो पार्टिकल इस पैकेट के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम में कहीं भी पाया जाएगा। यस सर। एक यूनिट वॉल्यूम हम कंसीडर कर लेते हैं, वो पार्टिकल इस यूनिट वॉल्यूम में कहीं भी पाया जाएगा। डेल भी हम ले लेते हैं, इस यूनिट वॉल्यूम में कहीं भी होगा। जब इस यूनिट वॉल्यूम में कहीं भी होगा, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इट मींस ना तो आपने वेव फिक्स की है, ना वेवलेंथ फिक्स है, ना ही पोजीशन फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं। ना तो वेवलेंथ फिक्स है, ना पोजीशन फिक्स है। इट मींस ना तो मोमेंटम फिक्स है, ना पोजीशन फिक्स है। इट मींस डी ब्रोगली भी करेक्ट है और
और हाइजेनबर्ग का कंसेप्ट भी करेक्ट हम लोग क्या कब जब आपने उस पार्टिकल कोरस्पोंडिंग एक से ज्यादा वेव कंसीडर कर ली, प्रोबेबल वेव कंसेप्ट आ गया। तो फिर डी ब्रोगली ने जो वो रिलेशन दिया था, कौन सा रिलेशन दिया था डी ब्रोगली ने, वो कहा था ना कि डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p मोमेंटम। भाई ये क्या है, फिर ये कंसेप्ट क्या है, ये क्या है? तो ये कहा जाता है कि जो ये डी ब्रोगली की वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p, इन सभी प्रोबेबल वेव्स की मीन वेवलेंथ है। कौन सी वेवलेंथ है? मीन वेवलेंथ। दिस इज मीन वेवलेंथ, इन सबकी मीन वेवलेंथ है और इसे कहा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो प्रोबेबल वेव का कंसेप्ट बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया कि डी ब्रोगली ने कहा था कि एक वेव होती है किसी मास पार्टिकल, बट ऐसा नहीं हुआ। बस डी ब्रोगली की गलती क्या होगी? केवल एक वेव लेने की। डी ब्रोगली का कंसेप्ट कहा देयर इज वेव नेचर एसोसिएटेड विद मास पार्टिकल एंड इट्स वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p। पर एक्चुअल में ऐसा ना हो कि क्या पाया गया कि किसी मास पार्टिकल के लिए एक वेव ना हो, एक से ज्यादा वेव होती है, प्रोबेबल वेव्स होती है और इन प्रोबेबल वेव्स की मीन वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। जब तो फिर तो कांसेप्ट काफी क्लियर हो चुका है। आई थिंक ये बात भी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी। तो इसको अब हम अभी तो हमने समझाया, अब स्लाइड से देख लेते हैं एक बार, ठीक है? तो इसको मैं हटाने वाला हूं। तो इस पॉइंट्स को हम इसको स्लाइड्स में पॉइंट्स से देखने वाले हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स? वेव पैकेट। देखो वेव पैकेट, तो ये है वेव पैकेट। जब भी इलेक्ट्रॉन्स चलेगा, मोशन में होगा, तो उसके साथ जो वेव फंक्शन होगा उसको दिखाना है, मतलब कैसे वेव पैकेट। पर इलेक्ट्रॉन्स चलेगा तो एक वेव लेकिन चलेगा, वो एक वेव बहुत सारी वेव्स होंगी और वो वेव पैकेट के फॉर्म में आगे मूव करेगा। दिस इज वेव पैकेट, राइट? जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एनीवेयर इन द वेव पैकेट। इस वेव पैकेट में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, हम एग्जैक्ट डेफिनेट नहीं बता सकते हैं। एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन इज रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द पैकेट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ श्रोडिंगर फंक्शन साइन होता है, साइन फंक्शन की बात कर रहा हूं। साइन स्क्वायर होता है बेसिकली डेफिनेट फंक्शन। तो साइन स्क्वायर ये बताता है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू सर ऑलवेज और ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और साइन स्क्वायर को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम से, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 100% नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस वेव पैकेट में इंटेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, और जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ये इसका मतलब। ठीक सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट सर, दिस प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन वाज गिवन बाय मैक्स बोर्न। इस वेव पैकेट के जो भी इंटरप्रिटेशन के बारे में पहले मैक्स बोर्न ने और हाइजेनबर्ग दोनों ने साथ में बताया था, और फिर इनको मैक्स बोर्न को नोबेल प्राइज 1945 में मिल गया। तो ये हमारे पास मैटर वेव था। मैटर वेव जो कि मॉडर्न फिजिक्स में सेकंड यूनिट थी, और इस फॉर्म पे काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ एक ही फॉर्मूले का है के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर बने हुए हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। हाँ, अभी भी मैटर वेव पे काफी डिस्कवरीज चल रही है। इन फ्यूचर हो सकता है कुछ नए रिजल्ट्स मिले, पर वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, थैंक यू।